हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज बात हम क्या करें, कोई टॉपिक ही नहीं है, फिर भी बात हम करेंगे कि थोड़ा बहुत आप तक इस आईबीएस का अवेयरनेस पहुँचे। लगे हैं बहुत से यूट्यूबर लगे हुए हैं आईबीएस को डिस्क्राइब करने में कि आईबीएस क्या है, क्यों ये आईबीएस का रूप बनता है, कैसे बनता है। आपको प्रॉब्लम कुछ होती है, लेकिन आपका जो डिस्टर्बेंस है वो पूरा न्यूरोलॉजिकल होता है। कभी कभी B12 की कमी की वजह से हमारी पेट की समस्याएं, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी रहती है। H पाइलोरी भी हमारा मुख्य कारण है। गलत खान पान, जिससे हमारे स्टमक में, हमारी आंतों पे बैड बैक्टीरिया जो होते हैं H पाइलोरी के, वो पनपने लगते हैं और जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं उनकी तादाद कम हो जाती है, जिससे हमें पेट में भारीपन, भूख न लगना, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा गंभीर समस्या हो तो फिशर या पाइल्स की शिकायत हो जाती है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वाला जो पेशेंट रहेगा उसको तो श्योर फिशर या पाइल्स की शिकायत होगा ही होगा, अगर उसका हार्ड मोशन है तो। मेरे को खुद बादी बवासीर हो गई थी, लेकिन मैंने जब ट्रीटमेंट लिया, नागपुर में गैस्ट्रो का लिया मैं, वहाँ पे इंडोस्कोपिक और सिम्टम बताया, तो बोला डॉक्टर कि आपको ऐसी प्रॉब्लम है। फिर भी जब आपका पेट सही हो जाएगा और आपका जो केमिकल डिसबैलेंस है वो सही हो जाएगा, पेट सफ़ा होने लगेगा, तो धीरे धीरे ये मस्से वस्से तो नहीं था, लेकिन बस एनल रेक्टम में सूजन होती थी, इंटरनल समझ में आता था, स्वेलिंग। और ये मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ दवा कराने, ये बात मैं हर डॉक्टर से बोलता था कि सब मेरे एनल रेक्टम में स्वेलिंग बनी ही रहती है, मस्सा नहीं है कोई, लेकिन सूजन बनी रहती है। और ये सूजन मुझे कब बनी है, जब मेरा पंचकर्म करवाया था मैंने, यहीं लोकल में जानकी कुंज चिकित्सालय है, वहाँ पे मैंने पंचकर्म करवाया था। तो वहाँ पे पता नहीं क्या पिला के सालों ने लूज मोशन करवाए मेरे को, तो वहाँ की जो नसें होती हैं वो डैमेज हो गई, और वहीं से मेरे इनर में स्वेलिंग, सूजन बनी रही, बरकरार रही। जब मैंने ये चीज़ अपने जो नेचुरोपैथी डॉक्टर था जिसने मेरा पंचकर्म किया था, मैंने उसको बताया था कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है और एनल में स्वेलिंग है, गांठ जैसे समझ में आ रही है। जब से ये मुझे आप लूज मोशन करवाए हैं, इतना स्पीड से लूज मोशन हुआ था, वाटरिंग लूज मोशन हुआ था कि मैं ही जानता हूँ, पूरा दिन उन्होंने लूज मोशन करवाया। वहाँ से मेरी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, और ये जो एनल में समस्या आ गई, मेरे स्वेलिंग किसी भी दवाई से नहीं जा रही थी। उल्टी वगैरह करवाए, पूरे शरीर में मिट्टी लगा के, गर्म मिट्टी, ठंड मिट्टी, गर्म बात, सिट बात, पता नहीं क्या क्या, भाप के अंदर यहाँ तक बैठाल दिया, पूरा अंदर पूरा टेम्परेचर में, भाप में हो रहा है पूरा शरीर।
तो ये पंचकर्म है, पंचकर्म मैंने करवाया क्या, वो उन्होंने तो मेरा पूरा कर्म कर दिया। वहाँ से मुझे समस्या हुई इम्यूनिटी वीक की, क्योंकि लूज मोशन इतने हुए कि हद से ज़्यादा लूज मोशन करवाए गए मेरे को ज़बरदस्ती में। मेरे एनएल में समस्या नहीं थी, सिर्फ पेट का भारीपन था, तो वो भी फूड पॉइजनिंग की वजह से मुझको हुआ था, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया थे। रही बात ऐसे, मैं डॉक्टर बोला कि सही हो जाएगा, सभी को होता है वॉशरूम करवाने में, सभी को वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन सही हो जाता है। मेरा नहीं सही हुआ। एक तो मेरा दिमाग वहाँ पे जा रहा था बार बार कि साला ये क्या समस्या है। होम्योपैथिक करवा रहा था तो भी कोई रिलीफ नहीं। एलोपैथ में जब डॉक्टर बताया गैस्ट्रो फेस्ट्रो को तो भी कोई रिलीफ नहीं। एनल में तो कोई रिलीफ ही नहीं था। भगवान का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। मैंने 4 महीने का कोर्स नागपुर में पूरा किया। 4 महीने कोर्स नहीं था, बट मैं 4 महीने का ही वहाँ कोर्स किया हूँ। आने जाने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत थी, 12 घंटे जाना 12 घंटे आना, 3 दिन लग जाता, 3 दिन का नुकसान होता था। फिर मैं होम्योपैथ की ओर फिर मुड़ा, तो एक ऐसा डॉक्टर जो अपने आप को एमडी था, काफ़ी नॉलेज थी उसको मेडिसिन की, लेकिन वो सिम्टोमेटिक और कैरेक्टर के ऊपर देता था मेडिसिन। जब मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मेरा दिमाग ऐसे ऐसे चल रहा है, तो जो उन्होंने दवा भेजी उसने मेरे ऐसे कर्म किए। दवाइयाँ खाने के बाद इतना ज़्यादा मेरा माइंड का अग्रवेशन बढ़ गया, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ गया कि मेरे बर्दाश्त से बाहर। मैं कहाँ तक मैं सोच डाला था मैं ही जानता हूँ। ये सब दिल की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कभी किसी से नहीं बताया कि मुझे क्या हो रहा है। अपने घर में बीवी से किसी से कुछ नहीं बताया कि मैं किस कंडीशन को झेल रहा हूँ, कैसे मैं काम कर रहा हूँ दुकान में, कैसे मैं हंसता हूँ। मैं हंस रहा हूँ, दिल मेरा रो रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। बीवी तो मेरी मुझे साइको तक बोल दी कि तुम साइको हो गए हो। था साइको था। छोटा बच्चा मेरा बालक है, चल रहा है, लगता है कहीं गिर न जाए, जाओ कि दौड़ के पकड़ो, कहीं ये ना हो जाए। कहीं एडवांस में मैं सोच लेता था कि कहीं ये ना हो जाए। खूब थोड़ा सा भी तबीयत खराब हुई तुरंत मैं हाइपर से हो जाता था, चिल्लाने लगता था सबके ऊपर। किसी ने कुछ खिला दिया पिला दिया तो भी मैं गुस्सा हो जाता था। अब ये समझ लीजिए कि वो दौर था। फिर जब मैं होम्योपैथिक, रसड़ा बनारस का डॉक्टर है, उसने जो दवाई दी मुझे, तो मेरी एंजाइटी डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हद से ज़्यादा। फ़ोन लगा रहा हूँ डॉक्टर को, डॉक्टर फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा, मैसेज डाल रहा हूँ, मैसेज सीन नहीं कर रहा। इतनी गुस्सा मुझको आ रही थी कि हद से ज़्यादा। जब रिप्लाई दिया, बोला कि होता है, थोड़ा सा अग्रवेशन होता है। मैंने कहा थोड़ा सा अग्रवेशन नहीं, ये तो मेरा सिर फट जाएगा। किस कंडीशन को मैं झेल रहा हूँ मैं जान रहा हूँ, मैं दवा नहीं खाऊंगा। फिर दवाई भेजा, लेकिन मेरे जो माइंड के सिम्टम थे वो नहीं जा रहे। जो थॉट्स थे मेरे निगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ये नहीं जा रही थी। फिर लास्ट उपाय मैंने कहा, अब एक होम्योपैथिक डॉक्टर जिनको मैं बहुत दिनों से यूट्यूब में देख रहा था, डॉक्टर संतोष कुमार पैदी जी को, तो मैंने कहा नहीं हो तो एक बार इनसे कंसल्ट करता हूँ। तो इनको मैंने वीडियो बना के भेजी। पहले बात किया रात को उनसे, फिर वीडियो बना के भेजी। मैंने कहा कि मैनुअली भेज दूंगा वीडियो, तो देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम सामने से ही बात कर रहे हैं।
तो डॉक्टर साहब को मैंने वीडियो भेजा। उस समय एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन की वजह से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा गिर गया था। एक तो पेट मेरा परेशान कर रहा था, दूसरा ये एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग। किस कदर मैं टॉर्चर हुआ हूँ अपने आप से, मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने संतोष कुमार पैदी जी को कॉल किया, वीडियो भी भेजा बनाकर। फिर मैंने कॉल किया, उनकी फीस मैंने सेंड किया, उन्होंने बात किया, सिम्टम पूछे, बोला कि आपको अभी प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम आए। तो मैं थोड़ा सा संकोच में, वो वाली मेन प्रॉब्लम नहीं, ओवर थिंकिंग दिमाग मेरा चल रहा है, ऐसे बताया। उन्होंने दवाई दिया, बोला कि इसकी 2 डोज ले लो। 2 डोज लिया, कोई रिलीफ नहीं मिला मेरे को। फिर मैं शाम को दुकान से घर आया, बैठा, रात को 9 बजे कॉल किया डॉक्टर साहब को। फिर मैंने बताया कि सर मेरे को कोई रिलीफ नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा सा और बढ़ गया है समस्या, और ये चीज़ मुझे हो रहा है, ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि यही चीज़ पहले बता दिए होते तो उसी समय दवा मिल जाती तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, ये दवाई ले लो। मैंने इस दवाई को लिया तो मेरे निगेटिव थॉट्स तो बंद हो गए। 1 महीना तक बिल्कुल थॉट्स नहीं आए। फिर 1 महीने बाद उनको किया, बोला कि फिर 1 डोज ले लो, ऐसा किया। लेकिन मेरी इम्यूनिटी जो कि इतनी वीक हो गई थी, मैं कंकाल पूरा बचा था। फिर मैं यूट्यूब में देखता ही रहता था IBS के लिए। तो IBS में बता रहे थे कि सी साइको, क्योंकि भाई मैं पेट का तो ट्रीटमेंट ले ही चुका था, H. pylori का ट्रीटमेंट ले लिया, तो भी मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। पेट का भारीपन और एनल की जो सूजन ये बरकरार थी। गैस पास नहीं होती थी, गैस पास करने में इतना जोर लगाना पड़ता था, इतनी ताकत लगानी पड़ती थी गैस किसी तरह निकल जाए। और जब गैस निकलती थी तो बड़ा रिलैक्स मिलता था। ये डकार के यहाँ पे मेरी गैस, ये यहाँ पे मेरी गैस बनी ही रहती थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ पे दबाव तो दर्द करता था, जैसे डकारो यहाँ पे, तो यहाँ से गैस निकलती थी, फिर रिलीफ मिलता था मुझको। लेकिन जब मैं YouTube में देख ही रहा हूँ, बार बार कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, माइंड की दिक्कत है, साइकेट्रिक डॉक्टर से जाएगा। तो मैं, हालांकि साइकेट्रिक डॉक्टर एक बार मैंने कंसल्ट किया था उनसे, तो उस समय ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं था कि हकीकत में, मैंने कहा पेट का मेरा दिक्कत है और दिमाग की दवा देगा कैसे काम करेगा। मेरे दिमाग में यही चलता रहा। अंतगत्वा लास्ट में मैं फिर हमारे यहाँ इलाहाबाद से आते हैं न्यूरोसाइकेट्री, उनको दिखाया। उन्होंने तुरंत पूछा पाँचा हर चीज़ और बोल दिया कि आपको IBS है, आपका ट्रीटमेंट चलेगा। तो आपका B12 भी कम है, तो B12 के इंजेक्शन दिए। 15 दिन में मुझे लगभग 50% रिलीफ मिल गया, ये समझ लीजिए। 15 दिन बाद फिर मैं सेकेंड विजिट में गया। फिर मैंने उनको बताया कि सर एक जो समस्या मेरी है वो पेट का भारीपन नहीं जा रहा, और गैस पास करने में बड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, मेरा आंतों का मूवमेंट लगता है बड़ा स्लो है, क्योंकि मैं कुछ खाता हूँ, खाने के बाद मेरा पता नहीं यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे गड्ढा टाइप रहता है। और जब ये गड्ढा कब भरता है, शाम तक, जब यहाँ से खाना पूरा पहुँच जाएगा। तो मैंने कहा मेरा आंतों का मूवमेंट बड़ा स्लो है लगता है, इसी की वजह से मेरे का पेट में भारीपन, और ये पेट का भारीपन जो बना रहता है, गैस पास नहीं होती है, एनल में जो स्वेलिंग है बड़ी, आप कह सकते हैं। उन्होंने फिर एक दवाई लिखी, बोला कि ये दवा लो। टोटल 5 दवाई 6 दवाई थी मेरी।
जब वो दवाई लिया तब पेट का मेरा भारीपन चला गया। गैस पता भी नहीं चलती, अपने आप पास हो जाती है गैस। अगर बनी, पहले तो बनती नहीं है, अगर बनी गैस तब, चूँकि मेरा देखो बैठने वाला काम है भाई, 12 घंटे 13 घंटे मुझे बैठना ही बैठना है दुकान पे। फिजिकल एक्टिविटी मेरी कुछ नहीं हो पाती है, बस उतनी ही फिजिकल एक्टिविटी हो पाती है मेरी जितना मैं दुकान से घर जाता हूँ, फिर घर से दुकान जाता हूँ, दुकान से फिर दोपहर को खाना खाने आता हूँ, फिर जाता हूँ, ये हो गया। प्लस टॉयलेट करने जाना पड़ता है दूर, मान लो 100-150 मीटर दूर पेशाब करने जाना पड़ता है, तो उतना वो चाल फिर तो 2-3 चक्कर लग जाते हैं मेरे पेशाब करने में, तो उतना चाल फिर होगा। बाकी तो दिन भर कुर्सी में बैठे रहो, कस्टमर है अगर काम करो, नहीं है तो फिर वहीं पे बेंच है मेरा, तो अपना वहीं पे लेट जाता हूँ मैं। लेकिन जो पहले मेरी थिंकिंग आती थी वो सारी थिंकिंग मेरी जा चुकी है। खुश रहता हूँ, कभी कभी बीच में पैनिक अटैक आते हैं, नॉर्मल है, क्योंकि जो क्रोनिक डिसीज़ होता है वो इतना जल्दी छोड़ता नहीं है पीछा। तो मैं भी हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप न्यूरोसाइकियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। B12 का ज़रूर इंजेक्शन ही लगवाइएगा। इंजेक्शन बड़ा फ़ायदा भी करता है, मस्कुलर इंजेक्शन रहता है, वो बहुत फ़ायदा करेगा। कैप्सूल वगैरह उतना नहीं फ़ायदा करती। मैं नागपुर में था तो कैप्सूल ही मुझको दी थी, दिया इंजेक्शन नहीं था। तो क्योंकि वो इंजेक्शन मुझे ये पता था कि बहुत ज़्यादा लगता है, उस समय विक्टोफॉल था इंजेक्शन। एक बार मैं लगवा चुका था विक्टोफॉल, 1 महीना तक मेरा वो वाला हिस्सा दर्द किया, बैठने के लिए तरस गया था। तो मैंने कहा सर मुझे इंजेक्शन की जगह जो है गोली टैबलेट दे दीजिए, मैं उसको खा लूँगा, बट इंजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। फिर मैं टैबलेट खाया, लेकिन पेट का मेरा भारीपन नहीं गया। जब यहाँ मेरा न्यूरोसाइकियाट्रिक डॉक्टर से संपर्क किया, फिर जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया, बोला कि नहीं इंजेक्शन ही काम करेगा। B12 और D3 का मुझे 2 शॉट दिया था पर वीक, 1 शॉट D3 का पूरा एक बार में पी जाना चाहिए। और इंजेक्शन था जो 3 दिन में 1 लगता था, 15 दिन में 5 इंजेक्शन लगने थे मेरे। फिर इसके बाद हफ्ते में 4 इंजेक्शन, मतलब कि हफ्ते में 1 इंजेक्शन, महीने के 4। उसके बाद फिर महीने 2 महीने 1 महीने नहीं दिया मुझको इंजेक्शन, फिर महीने में 1 इंजेक्शन, 4-5 महीने, 4 महीने का ट्रीटमेंट में लिया। वहाँ से मुझे लगभग 90% से ज़्यादा रिलीफ मिला। तब मेरी समझ में आया कि मैं काश पहले गैस्ट्रो से दवा करा के और न्यूरो से करवाता तो मैं बहुत पहले ठीक हो गया होता, इतना ना संघर्ष करना पड़ता। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, आप भी जाके संपर्क करिए किसी अच्छे न्यूरोसाइकियाट्रिक डॉक्टर से, जिससे आप जल्दी से जल्द IBS से निकल सकें। क्योंकि जितनी देर आप करेंगे, जैसे मैंने 2017 से अभी तक कष्ट झेला है, लोकल डॉक्टर्स की दवाइयाँ खा करके 10 लाख रुपए की मैंने ऐसी तैसी कर दी है, पता नहीं चलता। लेकिन 10 लाख रुपए मेरे 2017 से 2025 के बीच में चले गए हैं। दवाइयाँ आती थी 4-4, 5-5 हज़ार की, खाता था 1, 2, 4, 6 दिन, हफ्ता, कोई रिलीफ नहीं, बंद किया। फिर सेकेंड डॉक्टर, फिर थर्ड डॉक्टर, पता नहीं कितने मैंने डॉक्टर, कितने पद्धति, क्या क्या चेंज किया। लास्ट में मुझे न्यूरोसाइकियाट्रिक डॉक्टर के पास आना पड़ा और वहीं से मुझे रिलीफ मिला 90% प्लस, 90% के ऊपर मेरा रिलीफ है। 90% मान के चलो कि 100% ही मान के चलो 90% को, क्योंकि 10% जो हेल्दी आती हैं उनको भी प्रॉब्लम बनी रहती है कुछ ना कुछ पेट की। तो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।